हेलो स्टूडेंट। फिजिक्स के महेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में सीखेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड, और फिजिक्स पढ़ने के दौरान आपको बारंबार आवश्यकता इसकी पड़ेगी। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। इन टॉपिक्स पर ही चर्चा करेंगे। यह लेक्चर 3 पार्ट में होगा। मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स 3 पार्ट का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। फिजिक्स के पूरे अध्ययन के दौरान बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज से रूबरू होना पड़ेगा आपको, और उस पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को मोटा मोटी 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक स्केलर कहलाता है और दूसरा वेक्टर कहलाता है। स्केलर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर में मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में इसका डायरेक्शन भी चाहिए। वेक्टर मतलब किस दिशा में वह फिजिकल क्वांटिटी लग रहा है, इसमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिकली जोड़, घटाव या गुणा कर सकते हैं। इसको स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड अलजेब्रिकली। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीपल या मल्टीप्लाई करने का एक अलग इसका अपना तरीका होता है। इसे अलजेब्रिकली जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में कि स्केलर में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड का होना काफ़ी होता है, मैग्नीट्यूड विद जो प्रॉपर यूनिट्स है उसका। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, विद प्रॉपर यूनिट्स चाहिए। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेक्टर पर आते हैं। वेक्टर वैसा फिजिक्स का क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, और इसके एडिशन पर सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, इस पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। वेक्टर के बारे में जैसा हम लोग अभी चर्चा किए कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, और इस वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का जो हेड होता है वह इस वेक्टर को डायरेक्शन को बताता है, और एरो का लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। यानी लेंथ L के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, और एरो
ए रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस वेक्टर को, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को इसी के पैरेलल हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता हो एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, इस वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ऑपरेशन के उद्देश्य से हम इस वेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं। इस वेक्टर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वांटिटी से, तो उस पर इस तरह का सिंबल, वेक्टर का सिंबल होता है। दिस मीन्स यह क्वांटिटी ए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए, यह एक वेक्टर है। इसमें यदि अब चूंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। यदि हमें केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, इस दोनों में, इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो इस वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एब्सोल्यूट ऑफ वेक्टर ए मीन्स केवल मैग्नीट्यूड। और यदि डायरेक्शन केवल लेना हो, मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन लेना हो, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट, यानी किसी वेक्टर को उसके टोटल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाता है और केवल डायरेक्शन को शो करता है। तो ए वेक्टर एब्सोल्यूट केवल मैग्नीट्यूड को शो करता है और ए केवल डायरेक्शन को शो करता है। अब रिप्रेजेंटेशन के बारे में फिर से ब्रीफ कर दूं मैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेंथ, इसको एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरो को उसी के पैरेलल हम कहीं भी ले जा सकते हैं। केवल यह ध्यान रखना है कि इसके लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो। इस एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और जो एरो का हेड है वह डायरेक्शन को, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी वेक्टर को का केवल हम मैग्नीट्यूड यदि शो करना चाहते हैं तो उसको एब्सोल्यूट के अंदर, जैसे वेक्टर ए को एब्सोल्यूट ए मीन्स केवल मैग्नीट्यूड, और केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए वेक्टर ए अपॉन एब्सोल्यूट ए केवल डायरेक्शन को शो करता है। अब कुछ वेक्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसके ऑपरेशन पर आते हैं। पहले एडिशन की चर्चा करते हैं। एडिशन, वेक्टर को पिक्टोरियली यानी डायग्राम के माध्यम से ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका यह होता है कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखें, फिर तीसरे वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर रखें, चौथे वेक्टर के टेल को तीसरे वेक्टर के हेड पर रखें। इस तरह यदि हम अरेंज कर लेते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए है 1, एक वेक्टर 2 है, यानी वेक्टर 2 के टेल को हम पहला वेक्टर के हेड पर रखें, वेक्टर 2 है। वेक्टर 3 के टेल को वेक्टर 2 के हेड पर रखें और इस तीनों का रिजल्टेंट यदि समेशन हमें निकालना हो तो वेक्टर ए के टेल से एक लाइन स्ट्रेट वेक्टर 3 के हेड पर खींचेंगे, यानी यह जो वेक्टर होगा ए वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 का रिजल्टेंट होगा। अब यदि ए बी से रिप्रेजेंट हम करना चाहें इसको, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका सबसे अच्छा होता है कि हम मल्टीपल वेक्टर्स को इससे ऐड कर सकते हैं, 3, 4, 5 चाहे जितना वेक्टर को। बस एक वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल पर रखें, फिर दूसरे के हेड को तीसरे के टेल पर रखें, तीसरे के हेड को चौथे के टेल पर रखें,
और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दें, ये वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट हमें प्राप्त होता है। दूसरा तरीका है वेक्टर एडिशन में कि किसी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए, किसी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ रखते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर 1 है ए, दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी। अब इस दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो इसके टेल को हम एक साथ एक पॉइंट पर रखते हैं और इस दोनों वेक्टर के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इस दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इस पैरेललोग्राम में इस वेक्टर के पैरेलल ए वेक्टर होगा, इस वेक्टर ए, और बी के पैरेलल दिस वेक्टर, एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कॉमन टेल से दोनों के कॉमन हेड की ओर जाता हो, यह ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए दोनों वेक्टर के टेल को एक पॉइंट पर रख के इस दोनों को आर मान के एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं। इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड की ओर जाता है, इसकी लंबाई इस दोनों के एडिशन यानी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और जो लाइन का डायरेक्शन है वह ए प्लस बी का डायरेक्शन है। इसमें एक और भी है कि यदि ए और बी को हम अंतर निकालना चाहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, तो उसका मैग्नीट्यूड जो इस पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल होता है उसके लंबाई के इक्वल होता है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ए प्लस बी को देख लें। ए प्लस बी का हमें लंबाई निकालना है ताकि हम इसका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकें, और इसका डायरेक्शन निकालना है ताकि ए प्लस बी का जो डायरेक्शन है उसको एसेस कर सकें। अब इसे हम प्रोजेक्ट करते हैं आगे की ओर, और इस एंगल को, दो वेक्टर के बीच के एंगल को, यदि ये एंगल थीटा है तो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, तो यह भी एंगल थीटा होगा। इस स्थिति में यदि इसको नेमिंग कर दें ओ ए बी सी डी, तो बी डी का लंबाई एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा और सी डी का लंबाई एब्सोल्यूट ए साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका लंबाई दिस विल बी एब्सोल्यूट थीटा। अब यहाँ देखें हम कि ओ डी और सी एक रेक्टेंगल, ओ डी और सी एक ट्रायंगल है जिसका ए एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। बेस इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट बी प्लस एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर एब्सोल्यूट ए साइन थीटा, यानी ए प्लस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर,
यानी एब्सोल्यूट बी प्लस एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा, यानी पूरा बेस हो गया यहाँ से डी तक, ओडी का होल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर एब्सोल्यूट ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो दिस इज एब्सोल्यूट अंडर रूट एब्सोल्यूट बी का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज एब्सोल्यूट बी होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एब्सोल्यूट ए एब्सोल्यूट बी कॉस थीटा प्लस एब्सोल्यूट ए साइन यानी एब्सोल्यूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ एब्सोल्यूट ए कॉस स्क्वायर थीटा एब्सोल्यूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को यदि मिला दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी एब्सोल्यूट ए स्क्वायर थीटा। इसलिए भी एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 एब्सोल्यूट ए एब्सोल्यूट बी एंड कॉस थीटा। यह मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी। अब इसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, इसको मिटा दें बीच का। अब यहाँ देखें रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए प्लस बी ओ सी का यदि वेक्टर बी के साथ डायरेक्शन सपोज अल्फा यदि हो तो लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर यानी एब्सोल्यूट ए साइन थीटा प्लस एब्सोल्यूट बी प्लस एब्सोल्यूट ए कॉस दिस on this एंगल अल्फा। तो tan अल्फा ये डायरेक्शन को बता रहा है ए प्लस बी का, और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम इससे अब यदि दो सदिश वेक्टर्स को जोड़ना है तो इस प्रोसेस से पहले दो वेक्टर को जोड़ेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उससे हम तीसरे को जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उससे चौथे को जोड़ेंगे। इस प्रोसेस से ही जोड़ने की कार्रवाई की जा सकती है। अब यदि सब्सट्रैक्शन की हम बात करें तो अब कोई वेक्टर ए है, इसमें से वेक्टर बी को यदि सब्सट्रैक्ट करना है तो इस चीज को लिखा जा सकता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। और वेक्टर का माइनस होता है, माइनस वेक्टर का मतलब यह होता है कि केवल उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड जो का त्यों रहेगा। यानी यदि यह वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है,
बी है, तो a प्लस बी यदि हम करते हैं तो दिस बी एंड दिस a, इसको पैरेललोग्राम बना के और इस डायगोनल को a प्लस बी करते हैं। इसी को यदि a माइनस बी करना हो तो वेक्टर a और वेक्टर b को चूंकि माइनस करेंगे अब, तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी वेक्टर b का डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, दिस इज माइनस b। अब इस दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए बड़ा सिंपल सा कि इसके टेल को हम एक साथ लाएंगे, इसके टेल को हम एक साथ लाएंगे और इससे एक पैरेललोग्राम हम बनाएंगे और कॉमन टेल से कॉमन हेड की ओर लाइन देंगे, दिस विल बी a माइनस बी। यानी यह डायगोनल यदि a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है तो यह डायगोनल a माइनस बी या b माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी यदि a माइनस बी करना है, सपोज a माइनस बी करना है, तो इसको हम एक थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल जो दिस एंगल है, अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल is equal to 180 degree. This means this is pi minus theta. अब इस थीटा के जगह हम इस एंगल को डालेंगे, पाई माइनस थीटा, यानी tan अल्फा विल बी सब्सट्रैक्शन की स्थिति यदि a माइनस बी हम करते हैं, a माइनस बी करते हैं तो tan अल्फा यानी डायरेक्शन दिस विल बी एब्सोल्यूट a साइन पाई माइनस थीटा एब्सोल्यूट b प्लस एब्सोल्यूट a कॉस पाई माइनस थीटा। और मैग्नीट्यूड निकालना हो, यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ठीक इसी तरह पाई माइनस थीटा करके करेंगे, यानी दिस a माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एब्सोल्यूट a का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट b का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट 2 एब्सोल्यूट a एब्सोल्यूट b कॉस पाई माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस पाई, यानी दिस विल बी एब्सोल्यूट a का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 एब्सोल्यूट a एब्सोल्यूट b कॉस थीटा, यानी a माइनस b का मैग्नीट्यूड हो गया और a माइनस b का जो डायरेक्शन है वह इसको चूंकि कॉस्ट इसको हम लिख सकते हैं केवल थीटा और यहाँ माइनस कर सकते हैं।
यहाँ साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, यानी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट बी माइनस एब्सोल्यूट ए, दिस इज आल्सो एब्सोल्यूट, सॉरी दिस एब्सोल्यूट। तो ए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने देखा। दूसरा जो तरीका होता है, इसमें यदि दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो दोनों के टेल को हम एक साथ रखते हैं, इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड की ओर जाता है, इसका लंबाई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताएगा और इसका डायरेक्शन a प्लस बी का डायरेक्शन बताएगा। यहाँ डायरेक्शन हमने अल्फा मान के चला है, जो बीटा वेक्टर से बना रहा है। बीटा वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी tan अल्फा को हमने निकाला इस, और इसका मैग्नीट्यूड a निकाला। सब्सट्रैक्शन की स्थिति में केवल इसका जो थीटा वैल्यू है, यानी दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है, उसको पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करना है। पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर यानी a माइनस बी का जो एंगल है, यानी डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी ये होगा, और इसका मैग्नीट्यूड a माइनस बी का इस। अब एक चीज और थोड़ा देख लें, ए जब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या वेक्टर बी को वेक्टर ए से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टा होता है, विपरीत होता है। इसको हम इस तरह समझते हैं कि ये वेक्टर, this vector A and this vector B। हमने कहा कि इससे जो पैरेललोग्राम बनाएंगे, और इसका जो दूसरा डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल यह इस दोनों के अंतर को बताएगा, यानी दिस इज दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी। अब यदि a माइनस बी निकालना, माइनस ये वेक्टर a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी यदि करना हो, तो this vector A minus vector B, यानी this C is equal to A minus B। ओके, तो यदि वेक्टर A माइनस B का डायरेक्शन हमें निकालना है, तो दिस विल बी इन दिस वे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस बी, इस दोनों को ऐड यदि करेंगे तो वेक्टर ए, यानी दिस और दिस ऐड करें तो वेक्टर ए मिलता है। अब देखिए ऐड करेंगे तो वेक्टर बी और बी कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए मिलेगा। और यदि बी में से ए को सब्सट्रैक्ट करें, बी में से ए को जब सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्शन इस तरह। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, a माइनस बी यानी b की ओर से a माइनस बी यानी फ्रॉम b टू a हम एरो निकालेंगे, तो दिस विल रिप्रेजेंट a माइनस बी। और जब b माइनस a को रिप्रेजेंट करना है तो a से b की ओर हम एरो, क्लियर है? तो ये केवल डायरेक्शन, बाकी मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
मैग्नीट्यूड में ए माइनस बी हो या बी माइनस सी हो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है। अब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, वेक्टर का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच हम डॉट लगाते हैं, डॉट, और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वह स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि उसमें केवल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, वेक्टर की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। और दो वेक्टर्स को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वह एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट है वह वेक्टर प्रोडक्ट है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आइए हेडिंग लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर ए मान लें, दूसरा वेक्टर बी मान लें, और इस दोनों को स्केलर प्रोडक्ट यदि करना है तो इसके बीच हम डॉट लगाते हैं। ये सिंबल होता है स्केलर प्रोडक्ट का, और इसी सिंबल के कारण इस स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन की लंबाई। फिर से इसको सुनिए, ए डॉट बी का मतलब होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए लंबाई, वेक्टर ए का लंबाई गुने वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन इसकी लंबाई, इस दोनों के लंबाई को का गुणक ही डॉट प्रोडक्ट का होता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गुने वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन की लंबाई, इस दोनों का गुणक ए डॉट बी का। अब इसको हम यदि निकालें, मान लीजिए कि वेक्टर ए और बी के बीच एंगल थीटा है, वेक्टर ए और बी के बीच एंगल थीटा है, वेक्टर ए का लंबाई एब्सोल्यूट है, वेक्टर बी का लंबाई एब्सोल्यूट है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो वेक्टर ए पर है इसका लंबाई इस वेक्टर बी cos थीटा, ए सपोज दिस इज पी, यानी OP का लंबाई वेक्टर बी cos थीटा और OA का लंबाई वेक्टर ए, इस दोनों का प्रोडक्ट ही ए डॉट बी कहलाता है, यानी एब्सोल्यूट ए एब्सोल्यूट बी इनटू cos थीटा। दूसरे शब्द में इस तरह कहेंगे कि ए डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने cos थीटा, जिसमें थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी जब दोनों के टेल को हम एक पॉइंट पर रखते हैं। इसमें
बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें वेक्टर को हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को तो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। इसका आगे एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, हम लोग एक एक फिजिकल क्वांटिटी पर चर्चा करेंगे, उस दौरान हम देखेंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में बस इतना ही कि दो वेक्टर्स को का मैग्नीट्यूड को गुना करके उसके दोनों के बीच का एंगल का कॉस वैल्यू हम रखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का चर्चा करें। वेक्टर प्रोडक्ट जैसा कि स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग चर्चा की कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर प्रोडक्ट। ठीक इसका उल्टा वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को जब हम गुना करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। यदि वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं दोनों के बीच तो इसको हम इस तरह क्रॉस से सिंबलाइज करते हैं, क्रॉस। और यही कारण है कि इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट करते थे हम लोग, तो इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह हम समझें कि यदि ये वेक्टर ए है और दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इस दोनों वेक्टर की मदद से एक पैरेललोग्राम हम बना लेंगे। एक पैरेललोग्राम बना लें। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वह a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा। दिस एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और a क्रॉस b का डायरेक्शन हम स्क्रू रूल से निकालते हैं। स्क्रू रूल का चर्चा हम लोग करेंगे अभी बाद में, लेकिन अभी सिंपल इतना बता दें कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड द प्लेन होगा, यानी इस बोर्ड के अंदर इनवर्ड द प्लेन को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, यानी a क्रॉस b का डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन अंदर। यदि बाहर की ओर रहता तो हम लोग डॉट से दिखाते हैं, डॉट। और अंदर ये फिजिक्स का सिंबॉलिक ये भाषा है। यदि अंदर को दिखाना हो तो डॉट से दिखाते हैं, बाहर निकलता है कोई वेक्टर तो हम डॉट से दिखाते हैं। अब a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कहा कि a और b को दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसका जो एरिया होगा वही a क्रॉस b होगा। यानी इस तरह का वेक्टर a है और दिस वेक्टर b है, तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका एरिया यदि निकालना हो तो दिस हाइट यदि h हो और ए बी का लंबाई एब्सोल्यूट वैल्यू है तो b गुने h इसका एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, यानी बेस गुने हाइट, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इस दोनों के बीच का एंगल थीटा हो और इसका लंबाई एब्सोल्यूट a हो तो हम इसका परपेंडिकुलर का लंबाई h इज इक्वल टू एब्सोल्यूट a sin थीटा लिख सकते हैं। यानी इसका एरिया एब्सोल्यूट b
H, that is absolute B into absolute A into sin थीटा। यानी इसको लिख सकते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज एब्सोल्यूट A गुणे एब्सोल्यूट B इंटू साइन थीटा, जब इस थीटा दोनों के बीच का एंगल, और इसका डायरेक्शन के संबंध में वेक्टर A से B की ओर एक स्क्रू हम घुमाएं, स्क्रू के नोक हम इस पर रखें दोनों के टेल पर, और A से B की ओर घुमाते हैं, स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा वही A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट में, जब भी वेक्टर प्रोडक्ट किसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा तो डायरेक्शन एक सवाल पैदा होगा, डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे इसको। डायरेक्शन निकालने के 3 तरीके हैं, उस तीनों का हम चर्चा करेंगे अभी। Direction of vector product. इसमें पहला तरीका, पहला रूल होता है स्क्रू या राइट हैंडेड स्क्रू। हालांकि इसको केवल स्क्रू रूल कहा जाता है, परंतु प्रैक्टिकली स्क्रू 2 प्रकार के होते हैं। एक वैसा स्क्रू जिसको यदि क्लॉकवाइज घुमाया जाए, यदि क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाया जाए तो वह अंदर की ओर जाता है, यानी वुडन, यदि स्क्रू को हम किसी वुड पर रख के क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की ओर जाता है, वह राइट हैंडेड स्क्रू कहलाता है, यानी दाहिने तरफ घुमाने पर, राइट हैंडेड घुमाने पर वो अंदर की ओर जाता है। कुछ स्क्रू इसका उल्टा भी होता है, वो थ्रेड पर डिपेंड करता है, स्क्रू का थ्रेड किस तरह काटा गया है। कुछ स्क्रू यदि उसको राइट हैंड घुमाए तो बाहर की ओर आता है, और लेफ्ट हैंड घुमाए तब वो अंदर की ओर जाता है। तो हम लोग लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंडेड स्क्रू की बात करेंगे। राइट हैंडेड स्क्रू यानी हम जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू का नोक अंदर की ओर जाएगा, और जब स्क्रू को निकालना हो दीवार से तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वह बाहर की ओर निकलेगा। अब राइट हैंडेड स्क्रू की मदद से हम यदि वेक्टर A क्रॉस B का डायरेक्शन के बारे में हम विचार करें, दिस वेक्टर A एंड दिस वेक्टर B, तो राइट हैंड स्क्रू को दोनों को कॉमन टेल पर रख के और A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना हो तो A से B की ओर घुमाएंगे, A से B की ओर घुमाएंगे, यानी ये स्क्रू क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी इसका जो नोक है वो अंदर की ओर जाएगा, यानी A क्रॉस B यदि हम निकालें, A क्रॉस B का डायरेक्शन इनवर्ड द बोर्ड के अंदर होगा। यदि स्क्रू रूल फॉलो करें तो ये बोर्ड के अंदर होगा, यानी A क्रॉस B का डायरेक्शन, ये सिंबल होता है अंदर। यदि हम प्लेन के अंदर किसी वेक्टर को दिखाते हैं तो दिस इनवर्ड द बोर्ड, इसको लिख सकते हैं इनवर्ड द बोर्ड। और यदि B क्रॉस
ए निकालें, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हम निकालना चाहिए। तो यहाँ से देखिए बी क्रॉस ए, यानी हम इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर स्क्रू बाहर की ओर आएगा, यानी इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड द बोर्ड, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह दिखाते हैं, आउटवर्ड द बोर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड द बोर्ड। दूसरा तरीका होता है राइट हैंड पाम, राइट हैंड पाम। इसमें इस राइट हैंड को लेते हैं, यदि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना हो, ए क्रॉस बी, तो इस उंगली को ए से बी की ओर ले जाते हैं। ए से बी की ओर ले जाते समय, इस चारों उंगली को ए से बी की ओर ले जाते समय जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो थंब अंगूठा जिस तरफ रहेगा, वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी का कहलाएगा। यानी ए से बी की ओर इस उंगली को इस तरह मोड़े तो मेरा थंब इनवर्ड है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इनवर्ड है। और यदि बी से ए की ओर अपनी उंगली को ले जाए तो इस तरह से पाम हमें करना पड़ेगा, राइट हैंड का पाम, राइट हैंड पाम, राइट हैंड का पाम। बी से ए की ओर ले जाएंगे तो उनका बाहर की रहेगा, यानी आउटवर्ड। तीसरा होता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जैसे से विषय आगे बढ़ेगा इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन तीनों रूल में सबसे कन्वीनियंट राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। स्क्रू रूल से आप किसी का भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हालांकि एक कन्वेंसी आप पर डिपेंड करता है। आप राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, या स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं। अब चलिए अब इसके एप्लाइड पार्ट के बारे में हम देखें। वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किस तरह का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हो। देखिए कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि कोई पार्टिकल ए से बी की ओर जाता है और ए टू बी और ए टू पॉइंट बी, तो हम कहते हैं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ए टू बी। एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए जो ए और बी के लंबाई के बराबर होगा, और डायरेक्शन भी चाहिए जो ए से बी की ओर। दूसरा वेलोसिटी, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, वेलोसिटी का भी दिशा वही होता है। वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको वेलोसिटी कहा जाता है। यानी इकाई समय में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है।
तीसरा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो वह एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी यदि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहेंगे, और यदि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी कमते जा रहा हो तो निगेटिव है, जिसको डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। फिजिक्स की भाषा में डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तीनों में हम इस तरह रिलेशन फिर से देखें कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। तीनों को हम इस तरह एरो से डिनोट करते हैं। एरो का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी होगा, परंतु एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी के लॉन्ग भी हो सकता है, उसके उल्टा भी हो सकता है, उसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है कि जहाँ हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। चेंज इन मैग्नीट्यूड भी हो सकता है या चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है, यानी दोनों ही कारणों से एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन। चौथा फोर्स, ये सभी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को कहा जाता है F से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, मास, जबकि मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए F को ऐसे लिख सकते हैं, F फोर्स। तो फोर्स का और डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन का एक संबंध है कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन दोनों। तो दिस डायरेक्शन ऑन सेम लाइन, या हम कह सकते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिस सेम डायरेक्शन। अब वेट, वेट, अब जैसे कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट हो और पृथ्वी का ग्रेविटेशन एक्सेप्शन एनर्जी हो तो कहा जाता है कि इसका वेट, जितना फोर्स से पृथ्वी अपने ओर खींच रहा है इसको, वही बल इसका वेट का। तो दिस इज वेट। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेट का डायरेक्शन वही है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, यानी डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। वेट
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी कोई m मास का कोई पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से चल रहा हो तो इसके लीनियर मोमेंटम को L p, इसके लीनियर मोमेंटम p इज m into v, यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट गुना कर वही लीनियर मोमेंटम कहलाता है। और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। इम्पल्स, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स t टाइम पे लगे तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, जबकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, टाइम नहीं, टाइम स्केलर क्वांटिटी। दिस ft इज कॉल्ड इम्पल्स। t बहुत छोटा होता है, छोटा सा इम्पल्स, बहुत छोटा सा ft इज कॉल्ड इम्पल्स। और इस इम्पल्स का डायरेक्शन वही होता है जो f का होता है। इम्पल्स का डायरेक्शन वही होगा जो f का होगा, लेकिन इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी। अब अभी तक जो बातें हमने की, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारा लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड, यानी टू डायमेंशनल काइनेटिक मोशन से रिलेटेड ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज थे। अब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग चर्चा करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है, यानी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। इसमें जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के थ्रू, एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, जब किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, उस स्थिति में सर्कुलर मोशन का जो एक्सिस होता है, यही डायरेक्शन इस सभी का होता है, सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, टॉर्क हो या एंगुलर मोमेंटम। पहले एक एक करके हम समझते हैं, सबको टाइप किया।
कोई पार्टिकल मान लें मास m का पार्टिकल है और एक सर्कुलर मोशन पर है, सर्कुलर मोशन में है और इसका एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा है, तो t टाइम में a ओमेगा t एंगल बनाता है सेंटर, t टाइम में ओमेगा t एंगल बनाता है सेंटर। तो यह ओमेगा t यानी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी यूनिट इकाई समय में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वह एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। यानी 1 सेकेंड में ओमेगा एंगल बनाएगा यदि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमने अभी राइट हैंड पाम रूल के बारे में पढ़ा था। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी ओर अपनी पाम को हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पाम यानी उंगली को हम जब डिस्प्लेसमेंट की ओर हम ट्विस्ट करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा। या राइट हैंडेड स्क्रू रूल लें और इसको इसके डिस्प्लेसमेंट की दिशा में घुमाएं, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में घुमाने पर जो नोक का डायरेक्शन होगा, जो नोक का डायरेक्शन होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। हालांकि इसमें दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी एंगुलर वेलोसिटी का भी। और यदि हम इस सर्किल को इस तरह से बनाते हैं और यदि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ए है और ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड द बोर्ड यानी के डायरेक्शन बाहर। और यदि डायरेक्शन बदल दिया जाए, यदि डायरेक्शन इस तरफ होगा तो इनवर्ड द बोर्ड। इसी तरह एक्सीलरेशन को कहते हैं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी में जितना परिवर्तन होता है वही एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है और इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का। अब लेकिन यह एक्सीलरेशन यदि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करता है, यदि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एक्सिस पर एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग होगा। जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी तरफ होगा। और यदि इसका एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है, डिक्रीज, उस स्थिति में एंगुलर डी एक्सीलरेशन होगा और जिसका डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा लेकिन एक्सिस पर होगा। यानी इसको यदि इस सर्किल को यदि हम इस तरह से दिखाएं और ए मान लें एक्सिस है, ए मान लें एक्सिस है, तो एंगुलर वेलोसिटी यदि बढ़ता है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको अल्फा से डिनोट हम करते हैं, अल्फा ही ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। और यदि ये कमता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यदि कमता है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के लेकिन एक्सिस पर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन इस तरह लिख सकते हैं,
एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन टॉर्क। जिस तरह हम लीनियर फोर्स में लीनियर टू डायमेंशनल टॉर्क इस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें टॉर्क का हम इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क को आर क्रॉस एफ से हम लिखते हैं और दिस इज इसको हम टाउ से, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने जो अभी पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का एक नमूना है। एक इस तरह का सर्किल है, पार्टिकल है, मान लीजिए मास m के सेंटर, और इस m पर यदि m फोर्स F फोर्स लगता है F, और यदि इस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है, तो टॉर्क को कैलकुलेट किया जाता है r क्रॉस f, एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड r क्रॉस f एब्सोल्यूट, और इसका डायरेक्शन r से f की ओर हम स्क्रू रूल लगाते हैं r टू f, यानी r टू f, r टू f यानी r का डायरेक्शन ये है, इस तरफ f की ओर हम लगाते हैं। स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा वही टाउ का डायरेक्शन होगा, यानी इस केस में ए बोर्ड के बाहर यानी आउटवर्ड ए टाउ का डायरेक्शन। यदि हम फोर्स को उल्टा कर दें या इस फोर्स को इस तरफ ले, फोर्स को उल्टा कर दें, मान लीजिए दिस F, अब हम देखें R का डायरेक्शन ये है। अब R से F की ओर जब करते हैं तो इसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो टॉर्क टाउ यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका गुणे फोर्स R क्रॉस F टाउ, ये वेक्टर प्रोडक्ट का बहुत अच्छा होता है। एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह लीनियर मोमेंटम m इंटू डी करते हैं, m इंटू डी, तो लीनियर के केस में जब हम मास लेते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं एंगुलर या रोटेशनल मोशन में, तो इसके बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का, यानी m रिप्लेस होता है आई से, और v रिप्लेस होता है ओमेगा से, यानी लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से। यानी जिस तरह हम लीनियर मोमेंटम m भी लिखते हैं, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, और इसको L से डिनोट करते हैं। इसमें I स्केलर क्वांटिटी है और ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी L एक वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम वो फोर्स के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम यानी टाउ को इस तरह भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू dl, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी
अब कुछ और वेक्टर क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। ई मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हालांकि इंटेंसिटी या फील्ड भी इसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है इंटेंसिटी या फील्ड। फील्ड ज़्यादा कॉमन यूज में आता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग फिजिक्स में चार्ज के बारे में आप समय में पढ़े होंगे। मान लीजिए चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, तो क्यू से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P यदि है, तो पॉइंट P पर यदि यूनिट चार्ज में रखें और यह यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी force experienced by a unit positive charge at point P is called electric field at point P। और ये होता है, इसको E से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन, यदि यह चार्ज पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इससे दूर की ओर आउटवर्ड होता है, और यदि नेगेटिव है या तो इसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा करते हैं, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का चर्चा करते हैं, तो एक मैग्नेट में हम जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर और नेगेटिव चार्ज से नजदीक की ओर डायरेक्टेड होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से दूर और साउथ पोल की ओर, आउटवर्ड टू नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड टू साउथ पोल डायरेक्टेड। करंट डेंसिटी में करंट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। वह इसलिए कि इसको
स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने चर्चा की। इसको अलजेब्रिकली जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी एक करंट, एक वायर इस तरह का है और यह वायर में मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट हो रहा है, तो चाहे इस दिशा में आए या यहाँ आए या यहाँ आए, सब जगह 1 एम्पियर का ही होगा। और यदि इस वायर से एक दूसरा वायर जुड़ गया जिसमें 1 एम्पियर का और करंट आ रहा है, यहाँ दोनों मिलके या 2 एम्पियर का करंट, चाहे इसका दिशा कुछ भी, किसी भी डायरेक्शन से 1 एम्पियर आए, किसी भी डायरेक्शन से एम्पियर आए, ये चाहे जिधर जाए 2 एम्पियर करंट हो जाता है। अलजेब्रिकली इसको ऐड कर सकते हैं, इसलिए I एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक कंडक्टर सपोज यह कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इससे करंट I फ्लो कर रहा है। तो इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन के पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है दैट विल बी I/A। इसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि I एक स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यानी यहाँ कह सकते हैं I = J डॉट A। यानी यह डॉट प्रोडक्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एरिया भी एक वेक्टर है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट I एक स्केलर है। यानी करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, J, एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मान लीजिए दिस प्लस की और दिस माइनस की, दो इक्वल अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पर यदि रखा गया हो, सपोज इस दोनों के बीच का दूरी बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा दूरी है, तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इस पर चार्ज को यदि इसके बीच के दूरी से गुना कर दिया जाए, चार्ज को इसके बीच के दूरी से गुना कर दिया जाए, यह डायपोल मोमेंट कहलाता है। P = 2qL। दिस इज 2qL, 2qL। और यह मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यह मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में इसी तरह एक बहुत ही छोटा टीनी मैग्नेट, इसका नॉर्थ साउथ और इसका पोल डिस्टेंस सपोज m है और इसके बीच का दूरी नॉर्थ साउथ के बीच का दूरी 12 है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2Lm होता है और जिसका डायरेक्शन चूंकि S = नेगेटिव चार्ज, नॉर्थ = पॉजिटिव चार्ज, यानी साउथ से नॉर्थ, तो इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर और मैग्नेटिक डायपोल ये वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड पृथ्वी के कारण जो फील्ड बनता है इसको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसको पृथ्वी के सरफेस के नज़दीक G से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटी का। लगभग फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी पढ़ने हैं हमने प्रयास किया कि सभी वेक्टर क्वांटिटी को हम टच करें और उसका परिचय दें। इसकी विस्तृत जानकारी जब चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे
उस चैप्टर में आपको उसके यूनिट के साथ, उसके डायमेंशन के साथ और उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बताया जाएगा। स्केलर के संबंध में हमने जैसा कहा कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन होता नहीं है। तो अब कुछ स्केलर क्वांटिटी बता दें। डिस्टेंस, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर में, उसी तरह डिस्टेंस इसमें होता है, केवल लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जिस तरह वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी में, उसी तरह स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी में। मास यदि लीनियर मोशन में देखें या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोशन में देखें, दोनों ही स्केलर होता है। टाइम, लेंथ, सिंपल है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वॉल्यूम, ये सारे स्केलर। टेम्परेचर, बस एक बार केवल याद रखना है, हीट। हीट एक्चुअली एनर्जी होता है, हीट जूल इसको हीट। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों, स्केलर। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहा जाता है कि जैसे कोई चार्ज Q है और इसे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो किया गया काम है, यानी काम, वर्क, एनर्जी, जो भी काम किया गया काम, वह पॉइंट P के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। यह विशुद्ध रूप से एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस कह रहे हैं, इसको वोल्टेज बटे करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल, ये भी स्केलर क्वांटिटी, जिस स्केलर, रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, जिसका यूनिट ओम हम लोग पढ़ते हैं। आप पिछले 8-9 में पढ़े होंगे आप ओम। मैग्नेटिक फ्लक्स, एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर में नॉर्थ से निकल के साउथ में आता है और मैग्नेट के अंदर साउथ में नॉर्थ जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, पर यूनिट एरिया से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, ये फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स, जिसका यूनिट वेबर होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, W, वर्क को कहते हैं इसी मास पर यदि हम फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट S कर देते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये वर्क होता है, जो स्केलर है। ये डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। जबकि वर्क स्केलर है, ये वेक्टर है, S वेक्टर है। इसी तरह वर्क पर यूनिट टाइम जितना हम वर्क डन करते हैं, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी P इज इक्वल टू W/T। पावर, हालांकि वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होता है। एनर्जी कन्वर्ट होकर, जब एनर्जी का कन्वर्सन होता है तो वर्क होता है, और जब वर्क होता है तो एनर्जी जनरेट होता है या डिसिपेट होता है। तो वर्क और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है और दोनों का यूनिट जूल होता है। और पावर पर यूनिट वर्क, पर यूनिट टाइम वर्क, यानी इसका यूनिट वाट होता है। वर्क, एनर्जी और पावर तीनों स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। और प्रेशर, आप इसको भूलेंगे नहीं,
प्रेशर, आपको लगता होगा प्रेशर, जब भी हम प्रेशर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो लगता है जैसे इसमें डायरेक्शन भी है, लेकिन प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होता। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और प्रेशर के बारे में है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो यूनिट एरिया पर लगता हुआ फोर्स ही प्रेशर कहलाता है। F/A दिस इज प्रेशर। और प्रेशर को का यूनिट पास्कल करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का जो डिवीज़न होता है, यह प्रेशर एक स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। तो ये सारी हो गई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने एक ब्रीफ आपको जानकारी दी। अगला जो लेक्चर मेरा होगा लेक्चर 2 मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स पर, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह पूरा का पूरा जो लगातार 3 लेक्चर चलेंगे, ये पूरा फिजिक्स का बेस है। हर चैप्टर में आपको इससे आना पड़ेगा, हर चैप्टर में आपको रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ें, बहुत अच्छी तरह मेरे लेक्चर के माध्यम से या किताब के माध्यम से, ताकि आगे की बातें समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, धन्यवाद।